भी हैं। नबीला जमील एक लॉयर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, वो दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं एंड शी राइट्स फॉर मेनी फोरम्स। वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू नबीला। और अगर कुछ छूट गया है आपके इंट्रोडक्शन में तो आप जरूर अपने बारे में बताइए और हमें थैंक यू सो मच हमारा जी। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई विल जस्ट पास द माइक टू यू, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे, पहले नबीला हमें जो जजमेंट आया है उसके बारे में तफसील से समझाएंगी। उसके बाद जो आप लोगों के क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक गुजारिश है कि सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखें ताकि हम ध्यान से सुन पाए, और क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे इंशाल्लाह जरूर। ओवर टू यू नबीला। Thank you so much. Thank you so much for inviting me to this platform. Or I will start with the judgment. Firstly, I will give a brief background of the judgment. हुमैरा ने already बता दिया कि दिसंबर से हम लोग ये मसला देख रहे थे कि कर्नाटक में कुछ बच्चियों को स्कूल में अलाउ नहीं किया गया क्लासरूम्स में क्योंकि वो हिजाब लगाती थी। उसके बाद जनवरी में पहले हफ्ते में पहली बार वो रिपोर्टिंग हुई उसकी, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा इशू बनता चला गया क्योंकि स्कूल के जो प्रिंसिपल थे और जो टीचर्स थे, बच्चों की शिकायत थी कि उनके ऊपर रिलीजियस रिमार्क्स करे जा रहे हैं और हिजाब के अलावा उनको बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं करी जा रही हैं। ऐसी रिपोर्टिंग थी कि उनको सलाम करना अलाउड नहीं है, उर्दू बोलना अलाउड नहीं है, तो इससे आगे मसले हुए। बाद में फिर हमने देखा वीडियोस वायरल हुई कि हैकलिंग हुई, मुसलमान बच्चियां हिजाब लगा के जा रही हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है, और धीरे धीरे ये इशू बढ़ता चला गया। फरवरी में 5 फरवरी 2022 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया, जिस गवर्नमेंट ऑर्डर ने ये कहा कि एक बैकग्राउंड दिया पूरे इशू का और स्पेसिफिकली हिजाब वर्ड हिट्स का वर्ड यूज किया, और बाद में जो ऑपरेटिव पार्ट था गवर्नमेंट ऑर्डर का उसने ये कहा कि स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टेट ऑफ कर्नाटका में कोई भी रिलीजियस अपैरल जो है वो अलाउ, जो सीडीसी कमिटीज जो भी स्कूल्स के, कई तरह के स्कूल चलते हैं वहाँ, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, तो जो भी स्कूल्स की जो भी कमिटीज होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज होंगी, जैसे सीडीसीज हैं पीयू कॉलेजेस में या अलग अलग कमिटीज हैं, तो वो ही फैसला ले सकती हैं कि वो अलाउ ना करे रिलीजियस अपैरल को। बाद में फिर फरवरी के पहले हफ्ते में हमने देखा कि बच्चों को अलाउ नहीं किया गया। एक बच्ची जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, मुस्कान, हमने देखा कि उसको कैसे हैकल किया गया। बाद में जब एक स्कूल ने अलाउ भी किया तो उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, बच्चों को सेम क्लास में नहीं बैठने दिया, तो इस तरह से मसला बढ़ता चला गया। कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस कृष्णा दीक्षित के सामने मैटर आया और 2 दिन इसकी हियरिंग चली। 2 दिन की हियरिंग के बाद एक लार्जर बेंच को उन्होंने ये मैटर रेफर कर दिया और एक लार्जर बेंच बनी। लार्जर बेंच में 3 जजेस थे, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो चीफ जस्टिस है कर्नाटका हाईकोर्ट के, जस्टिस कृष्णा दीक्षित हिमसेल्फ एंड वन अदर जज जस्टिस काजी। 11 दिन एक बहुत लंबी हियरिंग चली, जिसमें 7 रिट पिटिशंस थी। 7 रिट पिटिशंस में 2 PIL थी और 5 जो थी वो रिट पिटिशंस थी। तो ऑनलाइन, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज थी कि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था तो लोग देख पा रहे थे। तो बहुत डिटेल्ड हियरिंग के बाद 15 तारीख को जो जजमेंट आया है वो जजमेंट आया कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसको ऑपरेटिव पार्ट ये कहता है, बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करने के बाद, और बड़ा जजमेंट है, 129 पेजेस का जजमेंट है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट ये कहता है कि कर्नाटका स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्लासरूम्स के अंदर बच्चियां या बच्चे जो होंगे वो रिलीजियस अपैरल इंक्लूडिंग हिजाब, including Bhagwa, it specifically uses this word, and any other religious apparel will not be allowed. So now this is an official ban on religious apparel in Karnataka, in educational institutions, in their classrooms. So this is the operative part. Now this being the background of the whole issue, I think if somebody has, okay, you can write the question if you have any question regarding the background, and then I will come to the judgment, and we will discuss the judgment, which is actually a very lengthy judgment. So I will only discuss the main parts of it. आपसे एक दरख्वास्त है नबीला कि अगर आप उर्दू हिंदी का इस्तेमाल करें अगर आपको आता हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो फिर मैं मेन जजमेंट पे आती हूँ।
जी आप बोलिए, अगर सवालात होंगे तो लोग चैट बॉक्स में लिख देंगे। अच्छा, आप लोगों को ये जजमेंट विजिबल है? जी जी तो जजमेंट जो है वो 129 पेजेस का है, ओरिजिनल जजमेंट। ये स्टार्टिंग में डिस्कस करता है दोनों साइड के कंटेंशंस, पहले पिटिशनर्स के, उसके बाद रिस्पोंडेंट्स के, स्टेट के, और बाद में ये 4 क्वेश्चंस हैं। तो कोर्ट्स में क्या होता है कि नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो ये है कि दोनों साइड अपने अपने इश्यूज बताती है, और फिर जो कोर्ट होती है, जो बेंच होती है, जज होते हैं, वो इश्यूज फॉर्म करते हैं और उन इश्यूज के ऊपर हियरिंग होती है। पर इस केस में एक जो चीज अलग हुई है वो ये है कि हियरिंग के बाद what appears to be कि hearing के बाद questions form करे गए हैं, तो which has caused a lot of controversy and also a lot of confusion। इतना confusion इसलिए हो गया क्योंकि एक detailed hearing हुई, बहुत सारे मसाइल पे discussion हुआ, बेंच ने अपनी तरफ से सवालात पूछे और लोगों ने उसके जवाब दिए, वकीलों ने उसके जवाब दिए, पर बाद में जो क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं वो क्वेश्चंस बहुत कन्फाइंड हैं, क्योंकि जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। संजय ग्रे सीनियर एडवोकेट जो है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे काफी डिस्कशन किया। अभी जो 4 क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, वेदर वेयरिंग हिजाब और हेडस्कार्फ इज अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Now the second one being whether prescription of a school uniform is not legally permissible as being violative of petitioner's fundamental right inter alia guaranteed under Article 19(1)(a) freedom of expression and 21 that is privacy of the Constitution. Third one being whether the government order dated 5/2/2022 apart from being incompetent is issued without application of mind and further is manifestly arbitrary and therefore violates Article 14 and 15 of the Constitution. फोर्थ एक इनकॉन्सिक्वेंशियल क्वेश्चन है जो एक स्पेसिफिक रिट के बारे में। तो जो 3 मेजर क्वेश्चन है वो पहला एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर है कि हिजाब जो है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि क्या यूनिफॉर्म इन इटसेल्फ इज वायलेटिव, यानी यूनिफॉर्म जो है, जो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म का, क्या वो वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, 2 स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो आया 5/2/2022 को, क्या वो ऑर्डर इनकॉम्पिटेंट होने के अलावा, क्योंकि ये वर्ड यूज कर रहा है अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनकॉम्पिटेंट, यानी इनकॉम्पिटेंट तो है ही, इनकॉम्पिटेंट होने के अलावा क्या वो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी भी है आर्टिकल 14 और 15 के अंदर। तो इसलिए अब ये 6 आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट डिस्कस करना, 5 आर्टिकल। आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 इंडिया में I will discuss the articles with you. Article 25 जो है, it talks about freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. So basically article 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बात करता है कि जो मजहबी आजादी है उसकी बात करता है। अब आर्टिकल 25 में एक जो खास बात है, जो बहुत बार कंट्रोवर्सी भी रहती है, इस मसले में भी बहुत बार लोगों ने इसके बारे में लिखा है और कंट्रोवर्सी रही है, वो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। क्या है वो, क्यों हिजाब को बारे में ये डिस्कस किया गया कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। तो 1954 में, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन नया नया आया था, तो एक केस आया श्रीरूर मठ का केस, जो इंटरेस्टिंगली ये जो उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहीं से निकल के आया। तो वहां पर ये जो केस था 7 जजेस बेंच के पास आया सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो किसी रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है, यानी उसकी इतनी जरूरी प्रैक्टिस है कि अगर उसको हटा दें तो वो मजहब की जो एक तसव्वुर है वो ना रहे, तो उस प्रैक्टिस को, वो जो प्रैक्टिस होगी उसको किसी भी तरह से कर्टेल नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बहुत तरह के मसलों में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात करी है। ये हमेशा से कंट्रोवर्सी इसलिए रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने हमेशा से इसलिए क्रिटिसाइज किया है कि जजेस जो हैं, हर इंसान की एक अपनी एक्सपर्टीज होती है, तो जजेस की जो एक्सपर्टीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉ है। तो क्या जजेस की एक्सपर्टीज है मजहब? क्या जजेस मजहब के बारे में इतना जानते हैं कि वो मजहब के टेक्स्ट के बारे में उस चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं? तो ये हमेशा से एक कंट्रोवर्सी का इशू रहा है।
और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने जब भी मैटर्स आए हैं तो अलग अलग तरह की यार्ड स्टिक से, अलग अलग तरीके से इन मैटर्स को देखा है। जैसे जब शिरून मठ का केस 1954 में जब ये बन गई, एक डॉक्ट्रिन बन गई, उसके बाद बहुत तरह के केस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जहाँ पर इस्तेमाल हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्माइल फारूकी जो केस आया जो बाबरी से रिलेटेड था, उसमें सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाया कि क्या मस्जिद में नमाज पढ़ना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, यानी इतनी जरूरी प्रैक्टिस है कि उसके बिना इस्लाम का तसव्वुर नहीं हो सकता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया, कुरान की आयतों के बारे में डिस्कशन हुआ और बाद में फैसला ये दिया कि मस्जिद जो है वो एक जरूरी हिस्सा नहीं है, यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इसी तरह से जब जुबैर अहमद कॉर्पोरल का केस आया तो जुबैर अहमद कॉर्पोरल केस में ये बात हुई कि एक मुसलमान आदमी जो दाढ़ी रखना चाहते थे आर्मी में, तो सवाल ये हुआ कि क्या मुसलमान आदमी का दाढ़ी रखना, अगर वो ना रखें दाढ़ी तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा कुरानिक वर्स नहीं है जो ये कहती है कि दाढ़ी नहीं रखेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। और ये कह के एक प्रेसिडेंट बना, जिसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान आदमी जो डिफेंस में होते हैं या पुलिस में होते हैं उनको दाढ़ी शेव करनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है बिजॉय मैनुअल का केस, जिस पे काफी डिस्कशन हुआ कोर्ट में, जिसमें ये हुआ कि कुछ बच्चे जो एक सेक्ट है जेहोवा विटनेस का, एक अलग तरह का उनका अपना फेथ है, तो वो बच्चे जो थे वो उनका फेथ ये कहता है कि वो नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, तो उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया हिंदुस्तान का और वो खड़े हुए पर उन्होंने गाया नहीं। तो इसके ऊपर ये सवाल जो था ये कोर्ट आया 1986 में, और 1986 में कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि वो बच्चे, उनका जो कॉन्शियंस है, आर्टिकल 25 दो चीजों के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो मजहबी आजादी और कॉन्शियंस यानी आपकी, जिसको हम लोग जमीर कह देते हैं कि आपका जमीर उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, तो उनका जो कॉन्शियंस है वो अलाउ नहीं करता है, जो रिलीजन से डिराइव्ड है, जो उनके मजहब से डिराइव्ड है, कि वो नेशनल एंथम गाएं, पर हालांकि वो उसके लिए खड़े हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो मजहबी आजादी मानी। तो इस तरह से अलग अलग तरह से आप देखेंगे कोर्ट कभी कुछ किसी मैटर में किसी तरह से उसको इशू को हैंडल कर रहा है, किसी तरह से इशू को हैंडल कर रहा है दूसरी तरह से। तो इसीलिए ईआरपी को हमेशा से, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन को हमेशा से एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। अब ये जो पूरी डॉक्ट्रिन है ये ऑलरेडी तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फाइनली एक फैसला आना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू फॉर्म किया है कि क्या जुडिशियल रिव्यू के कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए, जिसमें जुडिशरी जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन में ना जाए। तो ये मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये एक बैकग्राउंड है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की। अब इसमें जो पहला सवाल कोर्ट ने इस मैटर में बनाया वो ये बनाया कि क्या हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। दूसरा सवाल जो ये बनाया कि 19(1)(a) में और 21 में प्राइवेसी में क्या यूनिफॉर्म जो है, अगर यूनिफॉर्म एक स्कूल बना देता है तो क्या वो वॉयलेट करता है राइट्स को 19(1)(a) के और 21 के। अब 19(1)(a) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 19(1)(a) बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(a) की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आर्टिकल 19 की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, सोवरेनिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और काफी चीजें, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो 3 यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं वो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ की, पर आर्टिकल 21 अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा कर दिया है। और आर्टिकल 21 एक केस आया था, कुत्ता स्वामी केस, जिसके बाद प्राइवेसी यानी आपकी जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके जो डिसीजंस हैं, तो प्राइवेसी का जजमेंट के नाम से ही मशहूर है, पुत्ता स्वामी का जजमेंट जो है। और इसमें ये बात करी गई कि इंसान अपने एक जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, यानी वो अपने जिस्म के साथ क्या करता है,
ये एक डिसीजनल ऑटोनॉमी है, यानी वो क्या फैसला लेता है अपने जाती मामलों में, इसमें कोर्ट नहीं जाएगी। तो इसको यूनिफॉर्म से कनेक्ट करके कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या यूनिफॉर्म जो है उसको बना देना आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के अगेंस्ट हो जाएगा। और फिर फाइनली वो गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करता है, जिसमें वो ये बात करता है कि आर्टिकल 14 और 15 के अगेंस्ट होगा। 14 बीइंग राइट टू इक्वालिटी, यानी हिंदुस्तान के आइन में आइन के मुताबिक सारे लोग जो हैं वो एक से हैं और किसी में भी कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 जो है वो फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि आप जो है मजहब के नाम पे या जेंडर के नाम पे या जात के नाम पे लोगों में तफरीक नहीं करेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ऑर्डर 5/2/2022 का जो ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस अपैरल, कोई भी रिलीजियस कपड़ा जो है वो बैन किया जा सकता है, क्या वो उसके अगेंस्ट है? तो ये क्वेश्चंस बने जिनको लेके ये सवाल हैं और सवाल पूछे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये क्वेश्चंस जो थे वो वही क्वेश्चंस थे जो पिटिशनर्स थे वो सवाल उठाना चाहते थे, ये क्या ये वो क्वेश्चंस हैं जो जजेस जिनका जवाब देना चाहते थे, क्योंकि इनका बहुत फर्क पड़ा जजमेंट के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इनका जजमेंट में कैसे इनको डील किया गया है। तो जजमेंट सबसे पहले जो एक डिटेल डिस्कशन है वो सेकुलरिज्म की प्रिंसिपल के ऊपर है, क्योंकि सारा जो सवाल है वो सेकुलरिज्म पे बहुत फोकस किया गया और सेकुलरिज्म से निकल के आया। तो जजमेंट स्टार्ट करता है सेकुलरिज्म का डिस्कशन पेज 40 से, और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जजमेंट खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है, कर्नाटक हाई कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हिंदुस्तान का जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है बाकी ममालिक के आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म से। जजमेंट खुद कहता है कि द ethos of Indian secularism may not be approximated to the idea of separation between church and state as under American Constitution post First Amendment. A constitution does not enact Karl Marx's structural functionalist view, religion is the opium of masses. तो जो हाई कोर्ट है वो खुद ये कह रहा है कि हिंदुस्तान का जो आइडिया है सेकुलरिज्म का वो बहुत डिफरेंट है वेस्ट के आइडिया से सेकुलरिज्म के, पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहां पर जो आइडिया है सेकुलरिज्म का वो ये है कि चर्च जो होगी यानी मजहब बेसिकली, और जो स्टेट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यानी कोई आपका जो मजहब होगा वो आपका एक प्राइवेट मसला होगा, उसका सोशल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा। धर्म संभाव एंड धर्मनिरपेक्षता, हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है वो इन दो चीजों के बीच में है कहीं, और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म the state does not extend patronage to any particular religion and thus it maintains neutrality in the sense that it does not discriminate anyone on the basis of religion. Ours being a positive secularism is not antithesis of religion but comprises in religious tolerance. तो ये खुद कह रहा है कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो ऐसा नहीं है कि जिसमें हम रिलीजन को मानते नहीं है, हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक मजहबी जमीन है, यहाँ से बहुत मजहब निकले हैं, लोग यहाँ के बहुत मजहबी होते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देखेंगे तो तब भी ये बातों पे बहुत डिस्कशंस हुए और ये बात मानेंगे कि हिंदुस्तान में एक मजहबी जमीन है, बहुत मजहब निकले हैं और लोग बहुत मजहबी होते हैं। तो हिंदुस्तान को वेस्ट के सेकुलरिज्म से स्टार्टिंग से अलग रखा गया। ये बात जजमेंट स्टार्टिंग में ही मान लेता है कि हिंदुस्तान का नेगेटिव सेकुलरिज्म नहीं है, हिंदुस्तान का पॉजिटिव सेकुलरिज्म है जो मजहब को मानता है और फिर मजहब को आजादी देता है। अच्छा, इस बैकग्राउंड में हम आगे देखते हैं कि जजमेंट क्या बात करता है। इस बैकग्राउंड में जजमेंट 58 के बाद, पेज 58 के बाद बात करता है एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन की। वो ये बात करता है, वो डिस्कस करता है कि क्या हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इसको डिस्कस करने के लिए बहुत सारे कुरान के तर्जुमे रखे गए। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन जब भी कोर्ट्स के सामने आई है तो एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि कोई भी कोर्ट, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कोर्ट्स की जबान होती है वो अंग्रेजी होती है, तो आप अरबी का टेक्स्ट ना जज समझेगा ना वकील समझेगा, तो एक मसला ये रहता है कि आपको अंग्रेजी का तर्जुमा देना पड़ता है। फिर एक मसला निकल के आता है कि कौन सा अंग्रेजी का तर्जुमा सबसे अच्छा है, तो वो एक मसला हमेशा से रहा है।
उस मसले की वजह से बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो अलग हो सकते थे, पर क्योंकि अंग्रेजी में बाज अरबी के वर्डों का सही तर्जुमा नहीं होता है तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये जजमेंट संस्कृत के बारे में करता है, जब ये जजमेंट ये कहता है कि हिंदुस्तान क्योंकि रिलीजन के बारे में बात करता है, पर कर्नाटक हाई कोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान का जो रिलीजन है वो धर्मा है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट कहती है कि धर्म की जो अंडरस्टैंडिंग है हिंदुस्तान की जमीन में वो अलग है रिलीजन से। वो एक्सप्लेन नहीं करता है किस तरह से, पर वही बात कहता है। तो यानी वो ये बात मानता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिफरेंस है वो पड़ता है कहीं ना कहीं, जिस भी बैकग्राउंड में इस बात को कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे तर्जुमे रखे गए, जिसमें से कोर्ट ने जो तर्जुमा इस्तेमाल किया वो अब्दुल्ला यूसुफ अली का है। उस तर्जुमे को डिस्कस करके और उसके जो कमेंट्री है उसका हवाला लेते हुए, जिसमें अब्दुल्ला यूसुफ अली ने कहा होगा, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द कमेंट्री इन इटसेल्फ, कि इन द वर्डिंग नोट दैट फॉर मुस्लिम वुमेन जनरली नो स्क्रीन और हिजाब इज मेंशन्ड। तो अब्दुल्ला यूसुफ अली की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कुरान की आयात की, उसको हवाला देते हुए जो कर्नाटक हाई कोर्ट कहता है वो ये कहता है कि thus there is sufficient intrinsic material within the scripture itself to support the view that wearing hijab has been only recommendatory if at all it is। तो जो सारा ERP पर डिस्कशन है कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट में, वो सारा का सारा डिस्कशन जो है वो अब्दुल्ला यूसुफ अली के तर्जुमे से लिया गया है। और अब्दुल्ला यूसुफ अली का जो तर्जुमा है वो क्योंकि ये कहता है कि हिजाब, टॉकिंग अबाउट हिजाब, कि दिस रूल वाज नॉट एब्सोल्यूट, इफ फॉर एनी रीजन इट कुड नॉट बी ऑब्जर्व, गॉड इज ऑफ रिटर्निंग मोस्ट मर्सीफुल। तो वो अब्दुल्ला यूसुफ अली का जो ट्रांसलेशन होगा, कमेंट्री होगी, वो इस तरह से उस पर कमेंट किया है उन्होंने, जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इट वाज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, रादर इट वाज अ रिकमेंडेटरी प्रोविजन। तो उस चीज का हवाला दिया कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि जब अब्दुल्ला यूसुफ अली अपने तर्जुमे में बात कह रहे हैं कि तो ये ERP नहीं हुआ। अब इस पे हम वापस इस डिस्कशन पे आते हैं कि हिजाब रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम में, कुरान में मैंडेटरी है या नहीं है, या कभी भी कोई भी अगर रिलीजियस प्रैक्टिस आती है तो ये जो क्वेश्चन होता है ये हमेशा वापस चला जाता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में, जिसमें जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में, जिसमें जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है वो कुरान है। तो कुरान के तर्जुमों की बात होती है, उसके बाद जो है आते हैं अहदीस पे, फिर सुन्ना पे अहदीस पे आते हैं, इजमा कयास, बाकी जो सारी चीजें। अब हिजाब मैंडेटरी प्रैक्टिस है या नहीं, ये बात कह सकते हैं कि वो इस रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, जब आप देखते हैं कि 1400 साल से ज्यादा की जो इस्लामिक हिस्ट्री रही है, जितने इस्लामिक स्कॉलर, जितने फिक़्ह हैं इस्लाम के, इवन जो मेजर सेक्ट्स हैं इस्लाम के, शिया और सुन्नी, वो भी इस बात पे एग्री करते हैं कि यस, हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ इस्लाम। अब्दुल्ला यूसुफ अली के इतने मेजर स्कॉलर्स हैं, I won't comment on the obviously on the credentials of Abdullah Yusuf Ali, but जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब इस्लाम आया तब से लेके आज तक, वो इस चीज पे उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है, इतनी अहदीस हैं, इतना क्लियर पूरा मटेरियल है जो ये कहता है कि यस, हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस। इसके अलावा इफ वी डोंट गो इनटू द टेक्स्ट, इस्लामिक टेक्स्ट, अगर हम उसमें ना भी जाएं, तो जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो ये मानती हैं इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट इज अ मैंडेटरी प्रैक्टिस फॉर अस, लाइक इवन द अब्दुल्ला यूसुफ अली थिंक्स दैट इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। वो मुसलमान बच्चियां कह रही हैं कि इट इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस। तमाम मुसलमान औरतें जो इस रेजिस्टेंस में खड़ी हुई हैं, इस स्ट्रगल में खड़ी हुई, कह रही हैं दिस इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस। नाउ व्हेन वी ये मसला हमेशा से रहा है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ, और अभी भी आप जजमेंट में देख रहे हैं कि आप एक तर्जुमे के ऊपर का हवाला देकर उस चीज को, जितना लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको निगेट कर रहे हैं। तो दिस रिमेन्स अ क्वेश्चन नाउ।
पेज 70 जो है जजमेंट का, उसमें जजमेंट कहता है कि एट द मोस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग दिस अपैरल मे हैव समथिंग टू डू विद कल्चर बट सर्टेनली नॉट विद रिलीजन. It further says that the Quran shows concern for the cases of molestation of innocent women, and therefore it recommended wearing of this and other apparel as a measure of social security. It further says that the veil was a safe means for the women to leave the confines of their homes. कि कुरान जो है वो ये बता रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं किस बैकग्राउंड में हिजाब आया. इसमें वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कुरान जो है वो डिस्कस करता है कि कैसे औरतें जो थी, ये दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जज हु इज राइटिंग द जजमेंट, कि जो उस टाइम की जो मुसलमान औरतें थी उनको मॉलेस्टेशन से बचाने के लिए हिजाब बताया गया. फर्दर ये कहते हैं कि एक सेफ स्पेस प्रोवाइड किया गया, एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी ताकि वो अपने घरों से निकल सके और ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मुहैया हो सके, सेफ्टी मुहैया हो सके हिजाब के जरिए. ये जजमेंट पेज 70 और 70 और 71 में कहता है. अब जजमेंट कहीं भी डिस्कस नहीं करता कि क्या हमारा आज का जो वक्त है, क्या वो सोशल सिक्योरिटी औरतों को प्रोवाइड करता है, क्या डेटा है जो ये कहता है कि अब द वर्ल्ड हैज बिकम सो सेफ दैट women can do whatever, if this is the understanding, if this was the understanding, and this is the judge himself is writing this, so is he saying that we don't need social security now? So that remains a question. Now going further, so further it says that it can hardly be argued that hijab, being a matter of attire, can be treated as fundamental to Islamic faith. It is not that if the alleged practice of wearing hijab is not adhered to, those not wearing hijab become sinners, Islam loses its glory and it ceases to be a religion. तो जजमेंट कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर हिजाब नहीं पहना जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा या इस्लाम खतरे में आ जाएगा. तो अगर आप नहीं भी पहनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंस देन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जजमेंट, इट्स नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस. नाउ फ्रॉम पेज 88 जो तीसरा एक इशू फॉर्म किया गया उसके ऊपर डिस्कशन है, जो कि यूनिफॉर्म का इशू है. यूनिफॉर्म के इशू पे एक बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन है जो कहीं कहीं कंफ्यूजिंग भी लगता है, क्योंकि the judgment itself uses two terms. It uses dress code and then it uses uniform. So somewhere at page 107 it uses dress code and uniform interchangeably. कहीं पे dress code का लफ्ज इस्तेमाल है, कहीं पे uniform का है, कहीं पे ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो था वो यूनिफॉर्म की बात कर रहा था, फिर आगे जाके जजमेंट खुद कहता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा था, वो एक प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा था. तो इस तरह से वो एक यूनिफॉर्म के बारे में बात करी गई है. ये कहा गया है गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म बना सकती है. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पैटर्नल कैरेक्टर ऑफ टीचर्स एंड स्टेट, क्योंकि स्टेट अपने स्टेट के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो एक सेकुलर आउटलुक पैदा करे, एक सेकुलर आउटलुक दे बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनका जहन बन रहा है. तो इसलिए जो है उनको पूरी आज़ादी है, गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली है और इसलिए यूनिफॉर्म बनाई गई है, और इस बैकग्राउंड में वो गवर्नमेंट ऑर्डर को ठीक ठहराता है. तो अब जो एट लास्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो ये कहता है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल ड्रेस कोड टू द एक्सक्लूजन ऑफ हिजाब, भगवा और एनी अदर अपैरल symbolic of religion can be a step forward in the direction of emancipation and more particularly to the access to education. It hardly needs to be stated that this does not rob off the autonomy of women or their right to education in as much as they can wear any apparel of their choice outside the classroom. तो जजमेंट ये कहता है कि हिजाब, भगवा या कोई भी अदर रिलीजियस अपैरल जो है, या कोई भी अपैरल सिंबॉलिक ऑफ रिलीजन
उसको अगर बैन कर दिया जाए और एक यूनिफॉर्म ऐसी बना दी जाए जिसमें वो अलाउड ना हो, तो ये एक्सेस ऑफ एजुकेशन की तरफ एक कदम है, एक अच्छा कदम है, और ये इमेंसिपेशन की तरफ एक अच्छा कदम है, विमेन इमेंसिपेशन की तरफ, यानी औरतों की आजादी की तरफ एक कदम है, एक एजुकेशन की तरफ कदम है। और क्योंकि औरतें क्लासरूम के अलावा कुछ भी पहन सकती हैं, तो ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कि क्या ये ऑटोनॉमी का मसला है या क्या वो उनकी अपनी जो अपना फैसला लें उसका मसला है। तो दिस operative part is it's very contradictory as you see कि जजमेंट स्टार्ट होता है सेकुलरिज्म की बात से। जजमेंट खुद कहता है हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म जो है वो डिफरेंट है वेस्ट के आइडिया से, सेकुलरिज्म के, अमेरिका के आइडिया के सेकुलरिज्म से। फिर पूरे जजमेंट में आप देखेंगे कि अमेरिका के जो जजमेंट हैं और अमेरिका के जो केसेस हैं उनका हवाला दिया गया है हिंदुस्तान में जो बैन हुआ है। और लास्ट में एक बैन लगा दिया गया सारे रिलीजियस अपैरल के ऊपर, और ये कह दिया गया कि एजुकेशन की तरफ जो है एक बहुत बड़ा कदम है। अब जो एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो ये जजमेंट है ये यूनिफॉर्म पे को ही शायद एजुकेशन समझ रहा है। ये यूनिफॉर्म पे इतना ज्यादा जोर दे रहा है कि इट इज लूजिंग द रीजन ऑफ एनी एजुकेशनल एक्ट। It is losing the reason why what is the reason to have a uniform. The reason to have a uniform is to get education. जो बड़ा कदम है। और अंबेडकर को कोट करते हुए कहते हैं कि क्योंकि पर्दा सिस्टम जो है इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो पर्दा सिस्टम को देयर इज अ रूम टू क्वेश्चन पर्दा सिस्टम, और इसलिए जो है हम औरतों को ये बैन लगा के एक तरीके से जो है इमेंसिपेट कर रहे हैं। So this was the whole judgment. So we have just discussed the judgment in short because this was as brief as it could be. अब इसके अलावा आपके जो सवालात हैं आप अपने सवालात पूछ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में क्वेश्चंस और कमेंट्स आए हैं, यू वुड लाइक टू सी देम, और या मैं पढ़ूं, आप जैसा प्रेफर